जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी साइंस की क्लास में। आज हमारी हरियाणा ग्रुप डी साइंस की 15 नंबर क्लास है। बेहतरीन सीरीज आपके लिए, जबरदस्त सीरीज आपके लिए स्टार्ट की हुई है। 15 नंबर क्लास है, इनके 15 दिन हमारे आज इस सीरीज को कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग आपकी ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज 15 दिन के और पूरी अंदर खत्म हो जाएगी साइंस। उसके बाद में हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये धाकड़ सीरीज है हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए। जो डेली क्लासेज आपको सुबह हरियाणा जीके की, हरियाणा करंट अफेयर्स की सुबह 7 बजे, जीके जीए सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पहले वाली क्लासेज कवर करनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। देखिए, आज हमने क्लास का पूरा लुक चेंज कर दिया है। पूरा लुक कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से पीपीटी दिखेगी, जबरदस्त तरीके से दिखेगी और साथ में एग्जाम्पल लगाए गए, फोटो लगाए गए हैं। बड़ी मेहनत आपके लिए की गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। आपका एक शेयर, आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेट है, मेरे को बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर जो आपको कंप्लीट दिला सकती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल शायद मैंने पिछले क्लास में आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ पृष्ठ से बना प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है। इंग्लिश वाले भाई इधर देख लेंगे। द इनर सरफेस ऑफ द स्पून। भाई आपको ये चम्मच दिखाई दे रही है, चम्मच का ये अंदर वाला हिस्सा है और चम्मच का ये पीछे वाला बाहर वाला हिस्सा है। इसमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो इनर सरफेस है स्पून का, वो एक कनकेव मिरर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? कनकेव मिरर, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला सही है। द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक ए कन्वेक्स मिरर, ये भी सही है। यानी कि कन्वेक्स मिरर की तरह, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, यानी कि बाहर का जो हिस्सा है। द इमेज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून इज डिमिनिश्ड एंड विर्चुअल इमेज। ये बोल रहे हैं जब आप देखिए चम्मच के बाहरी पृष्ठ में देखेंगे, अंदर वाले में देखेंगे सही दिखेगा, बाहरी पृष्ठ में जब आप अपने मुंह को देखेंगे थोड़ा सा आपको कैसा मुंह ऐसे छोटा टाइप का दिखाई देगा और डिमिनिश्ड होगा, यानी कि एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, बाहरी पृष्ठ यानी कि उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या रहेंगी? सही रहेंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। भाई, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट में बोला मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब को, उस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो पूछा गया कि इनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। तो ऑल द स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है रियल इमेज का, यहाँ पे फोटो पर देख रहे हैं भाई, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। भाई, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है वो एक रियल इमेज होती है। ठीक है, रियल इमेज होती है स्क्रीन के ऊपर जो बनती है। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैंडल रखा है, कैंडल को की जो इमेज है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। द प्लेन मिरर प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज। ये बोल रहा है कि जो समतल दर्पण है वो कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है? प्लेन, जो प्लेन मिरर रहता है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब, जैसे आप एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज कैन ए कनकेव मिरर बी ऑब्टेनिंग यूजिंग। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पास रखने पर, जब आप किसी अवतल दर्पण के पास ऑब्जेक्ट पास में रखोगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण से दूर रखोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ
रियल इमेज। रियल इमेज भाई आपको यहाँ पे अवतल दर्पण दिख रहे हैं, रियल इमेज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये सेंटर है और ये फोकस है, सी से सेंटर और एफ से फोकस, ये लेंस का सेंटर और ये फोकस है। जब आप किसी वस्तु को दर्पण से कनकेव मिरर से दूर रखोगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसी स्क्रीन पर ऐसा प्राप्त होगा आपको, यानी कि उल्टा आपको दिख रहा है। पर्दे पर प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो हमेशा क्या बनता है, जो हमेशा उल्टा रहता है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियल इमेज? रियल इमेज क्या बनेगी भाई? उल्टा, यानी कि अपसाइड डाउन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए? पूछा गया है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज फाउंड टू बी विर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। इसने बोला है हमने पाया कि जो कनकेव मिरर से जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो विर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है, लार्जर यानी कि वस्तु से बड़ी बनती है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी लोकेटेड? भाई ऐसी इमेज हमें प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा भाई? तो ऑब्जेक्ट को हमें बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा भाई। वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगी जब वस्तु अवतल दर्पण यानी कि ध्रुव पी के ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है आपको पी, इधर ये दर्पण है पी, और मुख्य फोकस के बीच में होगी, यानी कि जब वस्तु यहाँ पे होगी पी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगा वो, यानी कि यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गई भाई? तो सही उत्तर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, किसी आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए आपने कभी अगर डॉक्टर के पास में कभी आप चेक करवाने के लिए गए होंगे, आंख कान चेक करवाया हो भाई, अंदर से वो एक पेन डालेगा और उस पेन के आगे एक पेन टाइप रहता है और अंदर डाल के देखेगा और उसको वो पेन के अंदर ऐसे दिखाई देगा वो। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया कि कौन से दर्पण का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है कि जो उत्तक यानी कि जो टिश्यू है, वो जो भी कान के अंदर जो भी चीजें आंख के नीचे वो क्या दिखती हैं? साफ दिखती हैं और हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कनकेव मिरर का प्रयोग करता है। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? What type of mirror is used by dentist to see a magnified image of a patient teeth? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन भाई। इसके अंदर भी कौन सा रहेगा? अवतल, कनकेव रहेगा। ठीक है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह दांत का बड़ा सीधा प्रतिबिंब प्रदान करता है। जब वस्तु दर्पण के फोकस के अंदर होती है, भाई ये दर्पण है, ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे इसका सेंटर है। इसने बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु फोकस के अंदर होती है, यानी कि यहाँ पे फोकस है, जब इसके अंदर होती है, इस हिस्से के अंदर, तो दांतों की जांच करना क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच में होगी? देखो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये लेंस है उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण बोलेंगे इसको हम कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव पी के बीच में हो? दर्पण के अनंत और ध्रुव पी के बीच में हो तो कैसा हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये इसने पूछा है। तो सबसे पहले हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो विर्चुअल दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और छोटा बनेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो हमें ये यहाँ पे दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा, जैसे आपको नीला नीला दिख रहा है। तो विर्चुअल एंड इरेक्ट। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी, सीधा
और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल प्रतिबिंब बनता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए बड़ी मेहनत की गई भाई आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कौन सा दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक अक्षतर के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं? भाई वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड में देखा होगा जब आप पीछे कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? कन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण लगा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वह दर्पण पीछे के अपेक्षाकृत अधिक अक्षतर को देखने में सहायता करता है। भैया आप देख रहे होंगे जब गाड़ी में चल रहे हैं या बाइक पे चल रहे हैं, दर्पण तो छोटा सा है, लेकिन उसी दर्पण, छोटे से दर्पण में आपको बहुत पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा दिख जाता है। केवल गाड़ी नहीं दिखती, उस साइड के भी बहुत सारी चीजें आपको दिख जाती हैं। जैसे आपको इसके अंदर दिख रही होगी ये चीजें, ठीक है, तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिख जाता है। तो कन्वेक्स मिरर उसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, सत्य कथन भाई, यानी कि गलत कथन बताना है कौन सा है। आवर्धक लेंस, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस? भाई आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये बोला कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है एक्चुअली टाइप, एक प्रकार का लेंस ही है। बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार का लेंस ही है। मिरर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। बिल्कुल गलत। भाई आपके जो चश्मे हैं, जो टेलीस्कोप है, ये चश्मे है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर मिरर यूज नहीं किया जाता है, उसके अंदर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेंसेज दैट अपीयर थिकर इन द मिडल देन द एज आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ऐसे लेंस जो थिकर इन द मिडल, मिडल में क्या होते हैं? पतले होते हैं, लेकिन बाहर जो उनकी एज है वो मोटाई में होती है, यानी कि इस प्रकार जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। तो ऐसे को हम उत्तल लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी ये भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बी इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा बताइए जल्दी से। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो बोले कि अवतल लेंस कहलाते हैं। ये आपको अवतल लेंस दिख रहा है, कनकेव लेंस। दोज विच अपीयर थिनर इन द मिडल देन द एज आर कॉल्ड कनकेव लेंस। भाई जो मिडल के अंदर आपको थिनर से दिखाई देंगे, ऐसे बीच में पतले से, ठीक है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। भाई बोला कि लेंस जो है वो पारदर्शी होते हैं, हम उसके आर पार देख सकते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल गुजर सकता है, तभी तो हम लेंस से देख पाते हैं। तो दोनों के दोनों उपयुक्त, तो दोनों यानी कि बोथ स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। नेक्स्ट बताइए 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन क्या बोल रहे हैं कि द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। सही बोल रहे हैं भाई। जैसे मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अवतल दर्पण में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति और साइज बदलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, ये दर्पण है, आपको दर्पण दिखाई दे रहे हैं, अवतल दर्पण है, और ये ऑब्जेक्ट है, जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। तो जब जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलोगे, जब जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलोगे, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगी उसकी नेचर यानी कि उसका साइज भी बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जैसे तीसरे वाला है, तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा पास में रखा है, तो आभासी बना है और सीधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा।
दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा जब आप दूर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी यानी कि सेंटर पे रख दिया भाई, फोकस और सेंटर का डिफरेंस होता है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश की अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता है। कनकेव लेंस कन्वर्जेस द इंसिडेंट लाइट टर्न्स टुवर्ड, ये गलत कथन है भाई इसके अंदर। क्यों गलत है? क्योंकि अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें अभिसरित नहीं होती हैं, वो अंदर की ओर नहीं मुड़ती हैं, वो बल्कि अपसारित होती हैं, वो बाहर की ओर जाती हैं। यानी कि आप अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस तो किसको बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर आप किसको बोलोगे? कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर को बोलोगे, ठीक है। ये अंदर की ओर नहीं जाती है, बाहर की ओर जाती है भाई, ठीक है। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले, अवतल लेंस पर जब आप प्रकाश की किरण पड़ेगी तो अंदर की ओर नहीं मोड़ेगा, वो बाहर की ओर मोड़ेगा भाई। किधर मोड़ेगा? बाहर की ओर मोड़ेगा। जैसे ये इसके ऊपर लाइट पड़ रही है यहाँ से, तो इनको ये बाहर की ओर ऐसे मोड़ देगा, बाहर की ओर धकेल देगा, ऐसे अंदर की ओर नहीं धकेलेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी इसके अंदर गलत है और पहला इसके अंदर सही है। नेक्स्ट बताइए, अवतल लेंस को कौन सा लेंस माना जाता है? अभी तो मैंने बताया भाई, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। कनकेव लेंस जिसको आप डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस बी ऑप्शन। और कन्वर्जेंट लेंस डाइवर्जेंट लेंस क्या करता है कि जब भी उसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ेगी, रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, तो बाहर की ओर रे ऑफ लाइट जाएंगी, अंदर की ओर नहीं मुड़ेंगी, उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। कन्वर्जेंट कन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कन्वेक्स लेंस पे जो लाइट पड़ेगी वो क्या करेगी? अंदर की ओर मुड़ेगी, ठीक है, अंदर की ओर मुड़ेगी, बाहर की ओर नहीं। नेक्स्ट बताइए, अभिसारी लेंस का गुण क्या होता है? अभिसारी लेंस भाई, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस? मैंने अभी बताया कन्वर्जिंग लेंस, आप कन्वेक्स लेंस को भी कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? जब एक बिंदु F पर प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, किधर मोड़ देता है? अंदर की ओर मोड़ देता है भाई। एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ना, यही तो सही है। बेंडिंग लाइट रेज इनवर्ड से पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट में इनको समेट देता है। जैसे लाइट ऐसे पड़ेंगी, इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिख रही होगी इमेज के अंदर, ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो उनको क्या करेगा? अंदर की ओर मोड़ देगा, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर लेके आ जाएगा उनको, एक पॉइंट के ऊपर। डाइवर्जिंग लाइट रे प्रकाश किरणों को डाइवर्जिंग तो कौन सा करेगा? कनकेव करेगा। नो लेंस इज कन्वर्जिंग, ये बोला कोई भी लेंस अभी सारी नहीं होता भाई, गलत है। कन्वर्जिंग लेंस भाई, कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बताइए, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देता है? देखो, जब बारिश आती है और इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, और सूरज यानी कि सूर्य के किस साइड में बनता है भाई? सूरज के विपरीत में बनेगा, अपोजिट द सन। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सूरज की दिशा है और सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सूरज है, तो इसकी विपरीत दिशाओं के अंदर इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के जल की बूंदों में भाई कुछ बूंदें वायुमंडल के अंदर रह जाती हैं, और वही बूंदें, उन्हीं बूंदों के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनको क्या कर देता है? वो परावर्तन कर देता है, ठीक है। अपवर्तन और प्रकीर्णन किस किस से बनता है? सूर्य के प्रकाश की जल की बूंदों का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सूर्य के प्रकाश एवं इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं भाई? सूर्य के प्रकाश और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में बैंगनी, नीचे की साइड में बैंगनी, उसके बाद में जामुनी कलर, उसके बाद में नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैसे आपने कभी साबुन के बुलबुले या साबुन के झाग देखे होंगे, वे भी रंगीन ही दिखते हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार जब प्रकाश, ठीक है, तो आपको सीडी आपने देखी होगी, जैसे पहले कैसेट डालते थे, जब आप उसके ऊपर सीडी के ऊपर
प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उनको क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, और उन्हीं से हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीढ़ी ऐसे देखोगे ना, चमकती है, बहुत सारे रंग होते हैं उसके अंदर। तेजी से घूमने वाली न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है? देखो क्वेश्चन भी आ गया भाई। ये आपको इमेज के अंदर न्यूटन की डिस्क दिख रही होगी, इसको बोलते हैं न्यूटन की डिस्क। जब आप इसको तेजी से घुमाओगे ना, कोई भी डिस्क ले लेना, और जब आप उसको तेजी से घुमाओगे, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी रंग हैं, डिस्क के अंदर जितने भी रंग हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और लगभग हमें वो पूरी की पूरी डिस्क सफेद कलर की दिखाई देगी जब वो तेजी से घूमेगी। तो तेजी से घूमने वाली न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होगा? वो लगभग सफेद दिखेगी, ऑलमोस्ट व्हाइट दिखेगी। वैसे न्यूटन की डिस्क में 7 रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लेकिन जब आप इसको तेजी से घुमाओगे ना, तो हमें ये जैसे आपको दिख रहा है ना बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ दिख रहा है, ये व्हाइट कलर की, हमें लगभग व्हाइट कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़े के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो हमारा यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो रही कि जो वन है वो हमारे जीवन की रेखा है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वन हमारे जीवन की रेखा है। निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़ा के रूप में कार्य करता है? हरा फेफड़ा के रूप में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ग्रीन लंग? ग्रीन लंग के रूप में भाई हमारे वन करते हैं, हमारी फॉरेस्ट करते हैं। वन जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें क्या करते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये है मेरे दोस्तों वन हमारे फेफड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ग्रीन लंग? ठीक है भाई, जो जितने भी हरे भरे वन हैं वो हमारे लिए जितने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, जितने हमारे फेफड़े हैं, तो इसलिए हमें इनको क्या कहा जाता है? फेफड़े भी कहा जाता है, वनों को फेफड़ा भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सघन वन का जंतु इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, इट इज नॉट एन एनिमल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे इमेज भी लगाई है, ये सेही है, ठीक है, ये गोर है, ये खरगोश है, और ये वरा है। ठीक है, ये वरा है। सघन वन, सघन वन का मतलब है घने जंगल। ठीक है, घने जंगल में पूछा गया है इनमें से कौन सा जंतु नहीं है। घने जंगल में सेई, गोर, वराहा पाए जाते हैं, जबकि खरगोश जो है आमतौर पर खुले मैदान के अंदर, झाड़ियों में, खेतों में, हमारे जब बरसीम होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये ज्यादा जंगलों के अंदर नहीं रहता है, रैबिट, खरगोश। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाकी सेई, गोर और वरा, भाई इमेज भी है इनकी। ठीक है, तो सुअर जैसा दिख रहा है आपको वरा ये। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। ठीक है, और जैसे भाई गिद्दड़ है, हाथी है, ये वन के ज्यादा, जहां पर ज्यादा वन है वहां पर रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहे हैं कि गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बचपन में जाते थे ना, कीकर का पेड़ देखा है अपने? कीकर होती है जिसके ऊपर सूल लगते हैं, बबूल बोल देते हैं उसको, बबूल का पेड़। ठीक है, तो कीकर के पेड़ के ऊपर आपने गोंद देखा होगा, बहुत बार नीम पे भी लग जाता है, लेकिन नीम पे जो गोंद लगता है वो कड़वा होता है। तो वो बोला कि गोंद जंतु से प्राप्त नहीं होता, ये हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, गलत है, ये प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बोला वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोज वुड। रोज वुड होती है शीशम, शीशम का पेड़। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोज वुड, ये भी सही है भाई। हमें रोज वुड से यानी कि हमें शीशम से काष्ठ प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और 1 स्टेटमेंट इज गलत है। पहली स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है भाई? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बड़ा मोस्ट सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ ए ट्री दैट राइजेस अबव द ट्रंक इज कॉल्ड द क्राउन। भाई आपने देखा है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष का तना है, और इसका ऊपर वाला जो भाग है इसी को तो शिखर बोलेंगे। ठीक है, तने से ऊपर उठ जाता है उसको क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे। पहला कथन सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, दे वेरी इन शेप एंड साइज, दिस इज व्हाई ए फॉरेस्ट हैज हॉरिजॉन्टल लेयर एट डिफरेंट एलिवेशन, दीज आर कॉल्ड द अंडर स्टोरी। आकृति और आमाप यानी कि साइज में, आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भाई अंडर स्टोरी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, they vary in shape and size, this is why a forest and horizontal layers at different elevation। जैसे बड़े बड़े
भूमि है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप इमेज के अंदर, ये जमीन है, ठीक है, जहाँ पे वन उगे हैं। लेकिन जो ये लोअर हिस्सा है, इसको निचला अधोतल बोलेंगे पेड़ का, लोअर अंडर स्टोरी। और उसी के बाद में बीच वाला यानी कि इस पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा, उसको ऊपरी अधोतल, अपर अंडर स्टोरी। और शिखर ये हो जाएगा, शिखर परत यानी कि कैनोई लेयर। तो ये भी सही है इसके अंदर, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। अगर आपको नहीं देख रहा है तो इमेज के अंदर आप इसको क्लियर से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। दिख रहा है सभी को? चलिए बताइए फटाफट से। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए भी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आपने कभी घने जंगल देखे हैं? देखे होंगे, देखे तो होंगे पक्का जंगल, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा नीचे छोटे पेड़ रहते हैं, नीचे नीचे क्या रहते हैं? छोटे पेड़। और जो बड़े पेड़ हैं वो जैसे इसके साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, देखो ये बड़े पेड़ है, ऐसे ये छत ऐसे बना लेते हैं, नीचे इनके छोटे पेड़ रह जाते हैं, लेकिन ये ऐसे इस प्रकार की छत बना लेते हैं, ऊपर से ऐसे ढक लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है कैनोपी। क्या बोला जाता है? कैनोपी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। जंगल के अंदर जो बड़े पेड़ हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो कम ऊंचाई वाले पेड़ों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? कैनोपी बोला जाता है। नेक्स्ट बताइए। जलवायवीय परिस्थिति में भिन्नता के कारण क्या होते हैं? वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉज्ड बाय। भाई क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो वेरिएशन आता है अलग अलग, वो किसके कारण होता है? वेरिएशन इन प्लांट्स, वेरिएशन इन एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है भाई। जो जलवायु जो परिस्थिति है, जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, वो पेड़ों के कारण भी और अन्य जो किस्म किस्म के पेड़ अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, कहीं पे ज्यादा पेड़ हैं, कहीं पे कम पेड़ हैं, कहीं पे एनिमल्स, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वेरिएशन इन एनिमल्स। तो राइट ऑप्शन बोथ ओनली, ठीक है, दोनों के दोनों भाई। वेरिएशन इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट्स condition is caused by variation in plants and variation in any elements। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। अक्षयमान पदार्थ किसको बोलते हैं? डिकेइंग सबस्टेंसेस किसको कहा जाता है? डिकेइंग सबस्टेंसेस। यहाँ पे दिख रहा है आपको केला का पापड़ पड़ा है, सूखे पत्ते पड़े हैं, आपने टमाटर फेंक दिया वो सूख गया है, ठीक है। ये ऐसे कुछ भी पत्ते जो सूख जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उन्हीं को डिकेइंग सबस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और ये पूछा गया है कि ये अक्षयमान पदार्थ होते हैं, ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं या आर्द्र होते हैं? पहली बात तो मेरे दोस्तों, ये गर्म होते हैं और ह्यूमिड होते हैं, यानी कि हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं। भाई एक तो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां गर्म नहीं होती हैं, लेकिन जो सूखी पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं? गर्म होती हैं, हॉट होती हैं, ह्यूमिड भी होती हैं, उनके अंदर आर्द्र यानी कि नमी भी होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? दूसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं का सही क्रम है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन? भाई देख, आपने देखा होगा भाई, घास ऐसे बोलते हैं ना कि घास को कौन खाता है? हमने पढ़ा है कि जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सभी जंतु, सभी जंतु, चाहे वो मांसाहारी हो, ठीक है, चाहे वो शाकाहारी हो, भोजन के लिए सभी जंतु किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? पादपों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और जो जीव पौधों से अपना भोजन बनाते हैं और जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, पौधों का जो भोजन करते हैं, उन्हीं से जो अन्य जंतु है उनको खा लेते हैं। भाई यहाँ पे जंतु को जंतु भी खाने वाले हैं, यानी कि जैसे शेर है, चीता है, वो दूसरे जंतुओं को खा लेता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूं आपको, घास को कौन खाता है? यहाँ पे बोला गया, देखिए
जैसे ये घास है, इमेज के अंदर देख रहे होंगे घास, घास को कौन खाएंगे? कीड़े खाएंगे। कीड़े को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को सांप खा जाएगा और सांप को चील खाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है भाई? घास, कीट, मेंढक, सर्प, सांप, चील। ठीक है, तो कौन सा आएगा? ईगल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, गरुड़ भी बोल देते हैं ईगल, तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। घास को, ईगल को सांप खाएगा, ये भी सही, लेकिन ये उल्टा हो गया यहाँ से। घास को कीड़े खाएंगे, कीड़ों को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा और सांप को चील खा जाएगी, यानी कि खाद्य श्रृंखला पूछी गई है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है भाई? ठीक है, गलत कथन बता दीजिए। तो पूछा गया है कि वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। मैनी फूड चेन्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल पाई जाती हैं भाई फूड चेन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, घास को कीड़े खाएंगे, कीड़े को फिर मेंढक खाएंगे, मेंढक को सांप, यानी कि फूड चेन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, वन के अंदर तो पाई जाती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। इफ देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन वन फूड चेन इट अफेक्ट्स अदर चेन। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। मानकर चलो जैसे घास कम हो गया, तो घास अगर भाई कीट को घास नहीं मिलेगा तो कीट आएंगे नहीं, और कीट नहीं आएंगे तो भाई तो फिर उसको कीट को कौन खाएगा? यानी कि अगर एक खाद्य श्रृंखला के अंदर कुछ न कुछ डिस्टरबेंस आ जाए तो अदर चेन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ईच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट्स। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों से स्वतंत्र होता है। ये गलत है भाई, मैं बताऊंगा कैसे। ऑल ऑफ द अबव फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे में क्या होती हैं? इंटरकनेक्ट होती हैं। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ओनली स्टेटमेंट 3 इसके अंदर गलत है। जैसे यहाँ पे दिया गया, पौधे को टिड्डा खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया था फूड चेन के बारे में। ठीक है, देखिए वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर रहता है। मान के चलो वन है, वृक्ष है, अगर हम किसी दूसरे वृक्ष को अलग कर दें, ठीक है, वन का कोई भी घटक है अगर हम अलग कर दें, जंगल में से काट दें उसको, ठीक है, तो क्या होगा भाई? प्रभावित तो होगी वो चीजें। इच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के ऊपर भाई। जंगल है, जंगल को आप खाली कर दोगे, उनमें से बीच में से पेड़ काट दोगे, तो दूसरे जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको पहले की अपेक्षा सूखे सूखे दिखाई देंगे, अच्छे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर क्या बोल रहे हैं? मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर बढ़ते हैं और उन्हें खालिस्तान में परिवर्तित कर देते हैं। सोड, पीट, क्लोड, ह्यूमस। मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड डिकम्पोज देम एंड कन्वर्ट इनटू सोड, पीट, क्लोड या ह्यूमस। भाई इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आज की पीपीटी थोड़ी आपको और बेहतरीन लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। लाइक शेयर करने में, वीडियो को हाइप करने में, अपने दोस्तों के साथ को शेयर करने में हिचकाया मत करो। ठीक है, बाकी हमारी क्लासेस का ये टाइम है, आप ये सभी क्लासेस टाइम से ज्वाइन करते रहो और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।